हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। हम लोग आज काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ का सेट देखेंगे दोस्तों, जो टीजी2 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध का पारस्परिक मतलब प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? तो प्रतिरोध का उल्टा होता है कंडक्टेंस, चालकता। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 60 वाट एंड 25 वाट लैंप आर ऑफ द सेम वोल्टेज रेटिंग, द रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट लैंप इज। क्या कह रहा है, 60 वाट और 25 वाट लैंप जो हैं जो सेम वोल्टेज रेटिंग की हैं, तो द रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट लैंप, 25 वाट लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस लैंप का अगर वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगा, पी का मान जिसका ज़्यादा होगा, उसका जो आर का मान है रेजिस्टेंस, उसका मान कम होगा। तो जो 25 वाट लैंप है उसका रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा 60 वाट के लैंप से। तो क्या होगा, 60 वाट लैंप से ज़्यादा, हाइयर देन 60 वाट लैंप। ठीक है, अगर वाटेज रेटिंग सेम है तो हम लोग अगर पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से भी लगाएंगे दोस्तों, तो जब आर बराबर हम लोग निकालेंगे वी स्क्वायर अपॉन पी, अगर 60 वाट लेंगे तो 60 वाट रखेंगे, अगर आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी बराबर 25 वाट लेंगे तो 25 वाट। वोल्टेज रेटिंग सेम है, अगर ज़्यादा संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कम आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 25 वाट से अगर हम भाग देंगे तो आर का मान ज़्यादा आएगा, तो जो 25 वाट लैंप का रेजिस्टेंस होगा वो 60 वाट लैंप से ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स लेमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड विथ ए व्यू टू रिड्यूज। विद्युत मशीनों में हम लोग जो लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं वो क्या रिड्यूज करने के लिए किया जाता है, क्या घटाने के लिए? तो ये होता है दोस्तों ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग मशीन में लेमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द करंट विच कैन बी अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉन फॉर 10 हावर फ्रॉम ए बैटरी ऑफ स्पेसिफिकेशन 12 वोल्ट 3 एम्पियर हावर इज। जो बैटरी की कैपेसिटी है वो है 3 एम्पियर पर हावर या एम्पियर हावर इज। तो जो 10 घंटे तक लगभग कितनी करंट निकालेगी? तो चूंकि 3 एम्पियर हावर इसकी कैपेसिटी है और 10 घंटे तक बराबर कितनी करंट निकालेगी ये? तो ये 10 घंटे तक बराबर निकालेगी 0.3 एम्पियर करंट। ठीक है, 10 घंटे तक कंटिन्यूस वो 0.3 एम्पियर की करंट देती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर है। तो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, ये सभी जानते हैं, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। अगला क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ ए डीसी सर्किट इज। तो डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों? तो पावर फैक्टर डीसी सर्किट का होता है यूनिटी, क्योंकि डीसी सर्किट में जो वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होता है हम लोगों का, कॉस फाइव। जब फाइव बराबर 0 डिग्री होता है तो कॉस फाइव का मान आ जाता है यूनिटी या 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सूटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिक फायर। वैद्युत आग बुझाने के लिए हम लोग निम्न में से कौन सा अग्निशामक जो होता है उसे उपयुक्त करते हैं? तो वैद्युत आग बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का यूज करते हैं। ठीक है, CO2 अग्निशामक का। अगला क्वेश्चन, पावर इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो कब होती है? तो ये होती है दोस्तों जब कॉपर लॉस इक्वल टू हो जाते हैं आयरन लॉस के। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर में व्हेन इट इज लोडेड सच दैट कॉपर लॉस आर इक्वल टू आयरन लॉसेस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी। तो अल्टरनेटर की अगर हम लोग स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी का होगी दोस्तों, तो फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। NS बराबर 120 F/P, अगर स्पीड को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक। तो निम्नलिखित से कौन सा जो है वो विद्युत आघात या प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये होता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB जो है वो हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से या इलेक्ट्रिक
शॉक से हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर। मतलब निम्न में से कौन सी मोटर में हम लोग बाह्य प्रतिरोध जोड़कर उसको स्टार्ट करते हैं या कर सकते हैं। तो कौन सी मोटर होती है दोस्तों, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग वायर रेजिस्टेंस जोड़ के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रन ऑलवेज। जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है वो कैसे घूमता है, हमेशा कैसे चलता है। तो जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का वो ऑलवेज एट लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जो रोटर होता है वो एनएस से हमेशा कम गति पर चलता है, सिंक्रोनस स्पीड से कम गति पर चलता है। अगला क्वेश्चन, स्टार डेल्टा स्टार्टर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या करता है दोस्तों, तो ये स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है एंड स्टार्टिंग टॉर्क को भी थोड़ा रिड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर इज इंस्टॉल्ड एट रिसीविंग एंड ऑफ सबस्टेशन टू। सिंक्रोनस मोटर को हम लोग उपकेंद्र के अभिकाय सिरे पर किस लिए इंस्टॉल करते हैं, किस लिए लगाया जाता है, तो इम्प्रूव द पावर फैक्टर, स्टेबलाइज द सबस्टेशन वोल्टेज, परफॉर्म बोथ ऑफ द एबव फंक्शन, या इनमें से किसी भी कार्य हेतु नहीं। तो दोस्तों इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड स्टेबलाइज द सबस्टेशन वोल्टेज, तो इन दोनों कार्यों के लिए हम लोग जो सिंक्रोनस मोटर है उसका इस्तेमाल करते हैं उपकेंद्रों पर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर कनेक्शन आर बेस्ट सूटेड फॉर थ्री फेज फोर वायर सर्विसेज। तो इनमें से सबसे अच्छा थ्री फेज फोर वायर सर्विस के लिए कौन सा कनेक्शन सबसे अच्छा है, तो ये होता है दोस्तों डेल्टा स्टार सबसे अच्छा है। ठीक है, ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर द वन विच इज नॉट करेक्ट। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये देखना हम लोगों को। ये दिए हैं जो स्टेटमेंट, देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल वोल्टेज रेटिंग। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए दोस्तों जब दो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो वोल्टेज रेटिंग मस्ट हैव इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, समान होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर मस्ट हैव सेम रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रेशियो भी समान होना चाहिए। ट्रांसफार्मर मस्ट बी ऑपरेटेड एट द सेम फ्रिक्वेंसी, और सेम फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होना चाहिए। ट्रांसफार्मर मस्ट हैव इक्वल केवीए रेटिंग। तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो केवीए रेटिंग है वो इक्वल हो, ये मस्ट नहीं होती है, तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज दैट इट। सिंगल फेज मोटर की एक विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो जो सिंगल फेज मोटर होती है दोस्तों वो हम लोगों की सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, मतलब इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई। तो सिंगल फेज मोटर की हम लोग डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हैं, तो रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग अगर कनेक्शन बदल देंगे तो रिवर्स नहीं होगी। रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग, रिवर्सिंग सप्लाई कनेक्शन, या यूजिंग ए रिवर्सिंग स्विच। तो हम लोग दोस्तों रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग, अगर स्टार्टर वाइंडिंग का कनेक्शन बदल देंगे तो जो मोटर की दिशा है वो बदल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर हैविंग 1000 प्राइमरी टर्न इज कनेक्टेड टू ए 250 वोल्ट एसी सप्लाई फॉर ए सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न शुड बी। तो प्राइमरी टर्न्स 1000 एंड 250 वोल्ट पे कनेक्ट है इसी सप्लाई से, सेकेंडरी टर्न पूछ रहा है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं ट्रांसफार्मर में क्या होता है, E2/E1 बराबर N2/N1। तो E2 कितना है दोस्तों 400 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज E1 है 1000 वोल्ट, एंड N2 पूछ रहा है, सेकेंडरी टर्न पूछ रहा है, एंड N1 कितना है दोस्तों 1000 प्राइमरी टर्न है, सॉरी ये 250 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से अगर एक जीरो यहाँ निकालेंगे तो 25 से कितना कट जाएगा 4 बार, तो N2 बराबर हो जाएगा 4 का जब यहाँ गुणा होगा तो N2 बराबर आ जाएगा 1600 टर्न। ठीक है, सेकेंडरी टर्न कितने हो जाएंगे 1600। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 इन ए टू वाइंडिंग स्टेप ट्रांसफार्मर आर ऑलवेज। तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E1 एंड E2 होते हैं
वो दोस्तों क्या होते हैं, वो होते हैं इन फेज विथ ईच अदर। ठीक है दोस्तों, वो दोनों के फेज में होते हैं। जब हम लोग अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का, तो फाई को हम लोग रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि फाई इंड्यूस्ड होता है एंड V1 सप्लाई होती है। जो E1 एंड E2 होते हैं वो फाई के द्वारा ही इंड्यूस्ड किए जाते हैं। ठीक है, E1 एंड E2 इस तरह से वो एक ही फेज में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेन रीजन वाई द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स इज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये किस लिए घूमता है चुंबकीय अभिवाय की दिशा में? ये दोस्तों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को रिक्वायरमेंट करने पूरा करने के लिए वो उसी की दिशा में घूमने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए परमानेंट स्प्लिट सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर डज नॉट हैव। एक परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है जो, वो क्या नहीं रखती है, क्या नहीं होता उसमें? तो दोस्तों उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द केस फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर टू रन इन द रिवर्स डायरेक्शन। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के उल्टी दिशा में घूर्णन का क्या कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों फेज सिक्वेंस ऑफ द सप्लाई लाइन गॉट रिवर्स। अगर जो फेज सिक्वेंस है सप्लाई लाइन का वो रिवर्स हो गया हो तो। अगला क्वेश्चन, विच कलर वायर इज रिकमेंडेड फॉर अर्थ कनेक्शन एज पर ISI कोड। तो ISI कोड के अनुसार जो भू संबंध के लिए हम लोग अर्थ वायर का कोड कलर लेते हैं वो होता है दोस्तों ग्रीन। अगला क्वेश्चन, द सर्किट ब्रेकर विच जनरली कैन नॉट बी सर्विस्ड इज। सामान्यतः कौन सा जो परपथ है उसको हम लोग सर्विस नहीं कर सकते? तो ये MCB जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको हम लोग सर्विस नहीं कर सकते। अगर ये एक बार खराब हो गया तो इसको हम लोग दोबारा सही करके यूज में नहीं ला सकते। अगला क्वेश्चन, सेल इन बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू। सेल्स को हम लोग बैटरी, जो सेल्स इन बैटरी होती है उनको हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? ये दोस्तों इंक्रीज द करंट कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेल्स को। और सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं? जब हम लोगों को वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ानी होती है। अगला क्वेश्चन, ए लेड एसिड सेल इज रिचार्जेबल बिकॉज। एक लेड एसिड सेल रिचार्जेबल होता है क्योंकि जो इसकी रासायनिक प्रक्रिया होती है वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, द इट्स केमिकल एक्शन इज रिवर्सिबल। अगला क्वेश्चन, द फील्ड सर्किट ऑफ एन अल्टरनेटर इज सप्लाई विद। तो अल्टरनेटर की जो फील्ड सर्किट होती है उसको हम लोग DC करंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड इन एन इंडक्शन मोटर एंड द सप्लाई वोल्टेज V इज गिवन बाय द एक्सप्रेशंस। तो जो टॉर्क एंड वोल्टेज में रिलेशन होता है इंडक्शन मोटर में वो क्या होता है? तो ये होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर के। ठीक है, T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स बाई DOL स्टार्टर प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट इज गिवन बाई द। तो जब हम लोग DOL स्टार्टर का यूज करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसमें हम लोग ओवरलोड रिले लगाते हैं। ठीक है, ओवरलोड रिले का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज रेटेड स्पीड 715 RPM। हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन द मशीन। एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, उसकी रेटेड स्पीड 715 RPM है, तो उसमें पोल की संख्या कितनी होगी? तो रेटेड स्पीड 715 है दोस्तों, तो हम लोग मान लें कि जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो लगभग 750 RPM मान लेते हैं, क्योंकि उसमें 3 से 5% तक स्लिप होगी। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मानेंगे तो NS जो आएगी लगभग 750 RPM आएगा। तो हम लोग यहाँ से पोल निकालेंगे, NS बराबर क्या होता है? NS बराबर 120F कितना है? 50 हर्ट्ज अपॉन P। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 से 75 को काटेंगे तो कट जाएगा कितना? 15 बार। एंड 15 को 120 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो P बराबर आ जाएगा 8 पोल। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ द शेडेड कॉइल इन ए शेडेड पोल मोटर इज टू। तो शेडेड पोल मोटर में शेडेड कॉइल हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों ये हम लोगों को प्रोवाइड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस ड्यू टू ए सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द सरफेस वेरीज है। तो जो इल्यूमिनेशन होता है वो किस तरह से परिवर्तित होता है सरफेस की डिस्टेंस से? तो ये होता है दोस्तों 1/D²। ठीक है, दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप insulator used for holding the 11 kV HT overhead conductors on straight running of poles। 11 kV HT लाइन के लिए जो हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं रनिंग कंडीशन स्टेट कंडीशन रनिंग में, तो ये होता है दोस्तों कौन सा, पेन टाइप इंसुलेटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन ए सीरीज सर्किट हैविंग रजिस्टर ऑफ 35 ohm and 15 ohm, if a battery of 5 volt is connected across the combination, what is the voltage drop across 15 ohm। तो क्या कह रहा है दोस्तों, जो 35 ओम एंड 15 ओम है वो 5 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पे 35 और 15 कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट टोटल आ जाएगा दोस्तों 50 ओम एंड 5 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो आई इक्विवेलेंट जो निकलेगा 5/50, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो आई जो इक्विवेलेंट आएगी वो आएगी 0.1 एम्पियर जाएगी। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में तो 15 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 1.5 इंटू 15 करेंगे तो हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, 0.1 का गुणा करेंगे 15 में तो आएगा 1.5 वोल्ट, तो 15 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, इन ए नोड हैविंग 3 ब्रांचेस, इफ द करंट्स इंटरिंग द नोड आर 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, देन एज पर किरचॉफ्स करंट लॉ द वैल्यू ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन या किसी भी नोड पर आने वाली करंट एंड जाने वाली करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो शून्य होता है। तो अगर जितनी करंट आ रही है तो उतनी करंट उस जंक्शन को या नोड को छोड़ के जाएगी। तो 2 और 5 एम्पियर की उस जंक्शन पर आ रही है तो उसको जाने वाली करंट कितनी होगी, 5 2 7 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, इन द फिगर बिलो फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R2। तो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग R2 के अक्रॉस करंट निकाले कितनी जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, जो 60 और 40 है ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा 100 ओम एंड 100 और 100 ओम ये पैरेलल में, तो ये हो जाएगा कितना इक्विवेलेंट, यहाँ पे आ जाएगा 50 ओम, 50 और 100 ये सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 ओम। ठीक है, 150 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया एंड वी है 150 वोल्ट, तो यहाँ से जो आई इक्विवेलेंट आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 1 एम्पियर। ठीक है, आई इक्विवेलेंट आ गई 1 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आई इक्विवेलेंट 1 एम्पियर आ गई, तो यहाँ से 1 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 100 ओम ये है एंड 100 ओम ये है, तो आधी आधी करंट डिवाइड हो जाएगी, तो 0.5 एम्पियर यहाँ आएगी एंड 0.5 एम्पियर इधर जाएगी। तो 0.5 एम्पियर 40 ओम से जाने वाली करंट है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा R2 में, 0.5 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रजिस्टर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट द रेजिस्टेंस वैल्यू, अगर किसी भी रजिस्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान नेगेटिव है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो जो रेजिस्टेंस का मान है वो घटता है, अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में अगर हम लोग टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर्ड बाई ओम मीटर इन द फिगर बिलो, इफ द टर्मिनल आर प्लेस्ड अक्रॉस ए बी, जहाँ आर का मान कितना है 100 ओम। ठीक है, तो ये 100 ओम 100 ओम 100 सब आर की वैल्यू सभी जगह 100 है, तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट आर निकालेंगे क्या होगा, तो ये 100 और ये 100 दोस्तों पैरेलल में है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 50 ओम। ठीक है, अब ये 50 और ये 100 और ये 100 कितना हो जाएगा, 100 और 100 250 250 ओम, तो अब इसके इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 250 ओम। ठीक है, ये 250 ओम एंड ये 100 हो जाएगा पैरेलल में, तो 250 और 100 पैरेलल में ये निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 2500/35। ठीक है, अब जब हम लोग इसके अक्रॉस में, अब 2500/35 प्लस अब ये आर 100 और है। ठीक है, तो ये सीरीज में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3500 और 2500 कितना हो जाएगा, पूरा 6000। ठीक है, तो 6000/35 आ जाएगा कितना, 6000/35
35, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग 1.7 सॉरी 171.4 ओम, 171.4 ओम के आसपास। अगला क्वेश्चन, इन पाइप अर्थिंग द लेंथ ऑफ द पाइप टू बी प्लेस इन अर्थ इज डिसाइडेड बाई। अब पाइप अर्थिंग में हम लोग जब भूमि में पाइप को डालते हैं तो उसकी लंबाई किससे तय की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी की आर्द्रता कहाँ तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चारकोल एंड सॉल्ट इज यूज्ड अराउंड द पाइप अर्थिंग टू। पाइप अर्थिंग के अराउंड में हम लोग चारकोल एंड नमक का किस लिए उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों डिक्रीज अर्थ रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज ए मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो विभव में पतन किसे नापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट टोंग टेस्टर इज यूज टू मेजर। तो जो टोंग टेस्टर होता है दोस्तों उससे हम लोग करंट मापते हैं, एसी एंड डीसी करंट को हम लोग यूज मापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इम्प्योरिटीज आर एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर्स टू इंक्रीज द। तो जो हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में वो हम लोग उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम फैक्टर फॉर द प्योर साइन वेव सिग्नलेज सॉरी। तो क्या होता है साइन वेव जो तरंगों का आवृत्ति गुणांक होता है फॉर्म फैक्टर होता है तो वो होता है 1.11, ठीक है। एक ट्रिक है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये होती है रफ की एमआरपी, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर को हम लोग लिखते हैं आरएमएस अपॉन एवरेज, एंड पीक फैक्टर को लिखते हैं मैक्सिमम बटे आरएमएस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ डीसी ओवर एसी। तो एसी का अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? ठीक दोस्तों, क्या होता है इसका मेन एडवांटेज? तो डीसी का एसी की अपेक्षा मेन एडवांटेज ये होता है कि दोस्तों हम लोग डीसी को स्टोरेज कर लेते हैं, इजी स्टोरेज। डीसी जो होती है हमारी वो इजी स्टोरेजेबल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्टार कनेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर डेल्टा कनेक्शन इन ट्रांसफार्मर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित में से कौन से कारणों के से परिणामित्र में हम लोग ट्रांसफार्मर में डेल्टा संबंध से ज़्यादा स्टार कनेक्शन को पसंद करते हैं? तो क्या होता है दोस्तों, रिड्यूस वोल्टेज ऑपरेशन, लेस नंबर ऑफ टर्न, इंक्रीज इन द साइज ऑफ कंडक्टर, ऑल ऑफ द एबव। तो ये ऑल ऑफ द एबव रीजन होते हैं जिनकी वजह से हम लोग डेल्टा संबंध से ज़्यादा स्टार कनेक्शन को यूज करते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है टिन का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज विल हैव हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो इनमें से कौन से तार गेज की उच्च धारा वहन क्षमता होगी? तो ये होगा दोस्तों 18 SWG के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है दोस्तों? तो ये होती है सिल्वर, चांदी की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप हैज लीस्ट ऑपरेटिंग लाइफ। तो इनमें से कौन सी लैंप है जिसका लाइफ न्यूनतम होती है? तो ये होती है दोस्तों फ्लोरेसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन, ल्यूमिन इज द यूनिट ऑफ। तो ल्यूमिन किसका मात्रक होता है? तो ये होता है दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमिन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज दैट ए डायोड कैन विथ स्टैंड इन द रिवर्स डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग डाउन इज कॉल्ड। जो डायोड सामान के बिना भंग किए अगर विपरीत दिशा में अधिकतम वोल्टेज पर रहता है उसे क्या कहते हैं उस वोल्टेज को दोस्तों? तो वो कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अलाउस इट टू फंक्शन एज ए रेक्टिफायर। तो इनमें से कौन सा गुणधर्म होता है दोस्तों जो पीएन जंक्शन डायोड को एक रेक्टिफायर कार्य करने की अनुमति देता है? तो ये होता है दोस्तों फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। अगला क्वेश्चन, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज इन द रेंज ऑफ। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो किस रेंज में होता है? तो ये होता है दोस्तों 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। दोस्तों अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑफ्टन ए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर बिफोर द लोड, द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्टेज इज टू। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है इसका अंतिम अवस्था में? तो ये होता है दोस्तों प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका यूज हम लोग
इम्पीडेंस मैचिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर सेट TG2 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वो हमारे चैनल PKR टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।